आगे बढ़ते वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा बजट पेश किया गया, जिसके बाद अनुराग ठाकुर ने केंद्रीय बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। अनुराग ठाकुर से खास बातचीत की दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर ने। मेरे साथ अनुराग ठाकुर मौजूद हैं। बजट को आसान भाषा में समझते हैं कि आज बजट में देश को क्या कुछ मिला। अनुराग जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बजट को रिफॉर्म एक्सप्रेस कहते हैं। 2047 के विकसित भारत की बात भी करी जाती है, लेकिन कोई इमीडिएट राहत नहीं मिलती और ऐसे में मार्केट पे भी इंपैक्ट नजर आता है, मार्केट भी सुस्त नजर आता है। कैसे देखते हैं सर? सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूं निर्मला सीतारमण जी को नवा बजट लगातार पेश करने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं। विकसित भारत का संकल्प से सिद्धि की यात्रा के लिए बजट है और कर्तव्य भवन में बना हुआ ये पहला बजट है। तो तीन कौन से कर्तव्य हैं, प्रमुख कर्तव्य जिसपे हमें फोकस करना है। पहला है कि आर्थिक विकास को गति देना, यानी कि निवेश ज्यादा आए, उद्योग को बढ़ावा मिले, रोजगार का सृजन हो। दूसरा है आम नागरिक यानी कि जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना, जो जनता की आशाएं आकांक्षाएं उसको पूरा करना, अधिक अवसर देना। और तीसरी जो हमारी सोच है सबका साथ सबका विकास, यानी कि विकास और लाभ सभी वर्गों तक पहुंचाना। अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग, पहले तो मैं आता हूं कि मान लीजिए क्या देश की आमदन बढ़ी? निश्चित तौर पर। क्या देश पहले से ज्यादा पैसा इस बजट में खर्च करेगा? तो आप देखिए 50.65 लाख करोड़ पिछले साल था, तो अब हम 53.47 लाख करोड़ रुपया खर्च करेंगे। दूसरा आता है क्या हम फिजिकल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा बढ़ेगा? नहीं, वो कम करने वाले 4.3% रहेगा। जैसा अब 4 साल पहले हमने कहा, कोविड के बाद आपको याद होगा कि हम लगातार इसको फिजिकल डेफिसिट को कम करेंगे। हमने 4.4% इस साल का कहा था, हम वहां पे आ गए। 4.5% कहा था, 4.4 पे है, तो अच्छा किया। अब हमने अगले साल के लिए 4.3 रखा, तो हम वो भी करने वाले हैं। दूसरा आता है क्या कुछ नया करने वाले हैं? निश्चित तौर पर बहुत कुछ नया करने वाले। क्या करने वाले हैं? जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें लगभग 40,000 करोड़ रुपया खर्च होगा। इसका मतलब हजारों नहीं लाखों लोगों को रोजगार और भारत आत्मनिर्भर। असम में तो हुआ, गुजरात में हुआ, ये महाराष्ट्र में भी हुआ। तो इस तरह से अलग अलग जगह पे सेमीकंडक्टर्स का हब, अभी बिहार में भी हमने कहा कि उसको शुरू करेंगे। इसी तरह से आप देखिए बायोफार्मा, भारत की नई ताकत बने, बायोफार्मा शक्ति हम प्रोग्राम लेकर 10,000 करोड़ रुपए इसके ऊपर सरकार अपना लगाएगी और बाकी करेगी। हाईटेक टूल रूम चाहिए क्योंकि नई टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन चाहिए। फिर जो आपके एग्जिस्टिंग जो मैन्युफैक्चरिंग हब थे उनको सुधार करने के लिए हजारों करोड़ रुपए हम खर्च करने वाले हैं, ताकि समय के अनुसार वो आगे बढ़े। एमएसएमई सेक्टर को बल मिले, तो हजारों करोड़ रुपए का प्रावधान उसके लिए किया है ताकि बैंकों से भी उनको पैसा ज्यादा मिल पाए। फिर जेम पोर्टल पे लगभग 7 लाख करोड़ की खरीद हो तो एमएसएमई सेक्टर को उससे बल मिलेगा। यही नहीं, केमिकल हब हम अपने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग उसकी करें, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ताकि हमें दूसरे देशों पे निर्भर ना रहना पड़े। हमारा एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है, तो हमें कंटेनर्स की जरूरत पड़ती है, तो कंटेनर्स मैन्युफैक्चरिंग हम भारत में करने वाले हैं, हम उसको बल देने वाले। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हम अभी तक अधिकतर बाहर से लाके असेंबल करके मोबाइल बना के दुनिया का 2nd लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर हम बने, लेकिन अब इलेक्ट्रिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग हब हम इसको बनाना चाहते हैं, स्कीम उसकी लाएंगे। इसी तरह से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पे हम बहुत सारे कदम और उठाने वाले, जिसका लाभ आपको यहां पे मिलेगा। और रेयर अर्थ की जब मैं बात करता हूं तो आप देखिए दुनिया भर में मार आजकल रेयर अर्थ की है, क्रिटिकल मिनरल्स की है। उस दिशा में भी कई राज्यों में, तमिलनाडु से उड़ीसा से लेके आंध्र प्रदेश कोस्टल एरिया में हम लोग इसको करने वाले हैं। सर्विसेज सेक्टर, क्योंकि हमें बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी करता है, अभी गिग वर्कर्स और बाकी सबके हितों में भी हमने जो निर्णय लिए वो आपके सामने है। अब मेडिकल टूरिज्म हमें कैसे बल मिले, उसके लिए हमने इसमें कदम उठाए ताकि 5 हब हम मेडिकल टूरिज्म की यहां पे बनाएं। इसी तरह से हम सर्विस सेक्टर के लिए एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज, इसको पूरी को स्टैंडिंग कमेटी बनाएंगे ताकि उसके फोकस करे कि हमें क्या क्या कदम इस पे उठाने चाहिए। दूसरा आता है हेल्थ सेक्टर, अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स हजारों की तादाद में देश चाहिए, तो उनकी स्किलिंग से लेकर उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तक के अवसर होंगे। ऑरेंज इकोनॉमी की यहां पे बात की गई, ऑडियो विजुअल गेमिंग कॉमिक्स सेक्टर की, एवीजीसी की। तो हम 15,000 स्कूलों में, सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में एवीजीसी के सेंटर्स बनाएंगे, 500 कॉलेजेस में बनाएंगे, ताकि जिनके युवाओं का एनिमेशन में रुचि है वो घर बैठे भी काम कर सकते हैं, सीख सकते हैं।
तो उसमें एक बड़ा लाभ उस पर मिलेगा। स्पोर्ट्स 2036 का ओलंपिक्स हमें कराना है, तो उससे पहले अच्छे खिलाड़ियों का चयन कैसे, उनको सुविधाएं कैसे मिले। तो खेलो इंडिया मिशन जो हमने लॉन्च किया, इसका 5 भाग हैं। खिलाड़ियों का चयन और उनको सुविधाएं, कोचिज को और उनकी क्षमताओं को बढ़ाना, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना, स्पोर्ट्स साइंस को करना, इस तरह से 5 सेक्टर्स पे हम काम करेंगे खेलो इंडिया मिशन के माध्यम। बहुत बहुत शुक्रिया। आज बहुत ही आसान भाषा में अनुराग ठाकुर जी ने बताया कि ये जो समावेशी और सबका साथ सबका विकास की जब बात होती है, कंटिन्यूटी की, कमिटमेंट की, वो सब कुछ इस बजट पे है। और उन्होंने तो ये भी कह दिया कि आने वाले 3 से 4 साल में हम तीसरी अर्थव्यवस्था तक पहुंचेंगे, और जिसका शायद योगदान इस बजट का भी उसमें देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी जुड़ने के लिए। थैंक यू।